Hi, the best advice I have ever received was just start. Just start. Today is 23rd of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फर्स्ट नैम समिट हुआ था यूगोस्लाविया 1961 में। शिल्पाधिकारम लिखा है इलांगो ने। कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आर्टिकल 300A के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी। एम्बेसडर्स टू फॉरेन कंट्री अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट होता है बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 48 hours बिफोर एक्चुअल पोलिंग इलेक्शन कैंपेन हैज टू स्टॉप इन अवर कंट्री। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, कुल्वी फोक डांस इज फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया? इन विच स्टेट इज द मरु महोत्सव सेलिब्रेटेड? Airavateshwar Temple is a UNESCO World Heritage Site. This is situated in which part of India? In which state of India is the Umgot River located? This is a really good river, Umgot River. Who founded the Theosophical Society? इसकी स्पेशलिटी क्या है इस रिवर की, वो भी आप बताइए। और यहाँ founded the Theosophical Society है, Annie Besant is not the answer. So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है ब्रेवाडो। ब्रेवाडो का मतलब होता है अ बोल्ड मैनर और अ शो ऑफ बोल्डनेस इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इंटिमिडेट। फ्रीबी का मतलब होता है मुफ्त, अ थिंग गिवन फ्री ऑफ चार्ज। यूलोजिस्टिक का मतलब होता है प्रशंसात्मक, शो अप्रूवल और प्रेज। एडमायरिंग, अपलॉडिंग, एप्रिशिएटिव। म्यूनिफिसेंस का मतलब है उदारता, the quality or action of being lavishly generous. Then reverence का मतलब होता है श्रद्धा, deep respect for someone or something. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Writing, reading, speaking, ये तीनों language proficiency में तीनों area पे we need to work. नाउ ये आज के सवाल हैं 23rd of February 2022. वी विल ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस. सी आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट करिए. दिस इज वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू गो टू अवर वेबसाइट. जैसे आज अपन इस आंसर का इस 17th of February का डिस्कशन करेंगे. ओके, सो यू कैन गो टू द वेबसाइट, क्लिक ऑन दिस लिंक, से 17th of February 2022. देन यहाँ डिस्कस इनेबल्ड है. यू कैन गो टू दिस पार्ट ऑफ आंसर और यहाँ पर ये डिस्कस है. यहाँ ज्वाइन द डिस्कशन करना है और इसके बाद यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो फोटोग्राफ्स जो आपने आंसर्स लिखे हैं हैंड रिटन. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. सो दिस इज द हिंदू, वेंसडे February 23rd 2022. आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन टेंशंस का. आज पूरे पेपर में रशिया यूक्रेन टेंशन ही है. आफ्स्पा. देन वी विल टॉक अबाउट मिड डे मील, आंसर राइटिंग करेंगे. बैरिकेड. एडिटोरियल में रशियन रिकॉग्निशन है. लोकायुक्त कंट्रोवर्सी है, अ क्लास फॉर इटसेल्फ. दिस इज अबाउट इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और मेजर कैसे करें इन्फ्लेशन को. इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, रेगुलेशन. दिस इज मॉस्को एंड अफगानिस्तान, फूड सप्लाई. दिस इज सेंट्रल एजेंसीज. देन दिस इज अबाउट इंडियाज ग्रोथ. चाइल्ड वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्ड वेलफेयर स्कीम. देन रशिया यूक्रेन क्राइसिस, चाइना. दिस इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रूड ऑयल. इस पे भी आंसर राइटिंग हम करेंगे. देन स्पोर्ट्स सेक्शन है और उसके बाद है एग्जामिनिंग द रशिया चाइना एक्सिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन LIC एंड IDBI बैंक और मेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सुपर कंप्यूटर, एंड नो योर इंग्लिश. So we are going to talk about all these important topics in next about say 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu only, Delhi edition. तो ये पहला न्यूज़ है. डी एस्केलेशन की बात है. रशिया यूक्रेन टेंशंस एस्केलेट हो रहे थे, इसको डी एस्केलेट करना है, कम करना है. डी एस्केलेशन ऑफ रशिया यूक्रेन टेंशंस टॉप प्रायोरिटी है इंडिया ने का. अभी इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है तो हम भी इसी स्टैंड को फॉलो करेंगे जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया. ऑल साइड्स शुड एक्सरसाइज अटमोस्ट रिस्ट्रेन एंड एंगेज इन डायलॉग. इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में कहा. यूनाइटेड नेशंस में अभी हम UNSC में भी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल का टेन्योर है हमारा. तो ये ओमिनस साइन है
Military vehicle drives on a road, smoke rises, power plant after shelling outside this Ukraine city of Luhansk on Tuesday. तो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर में है, जो टुवर्ड्स रशिया है, रशिया ने यहाँ के कुछ रीजन्स को इंडिपेंडेंट सेपरेटिस्ट स्टेट्स को इंडिपेंडेंट स्टेट्स का रिकॉग्निशन दे दिया है. इससे टेंशंस एस्केलेट हो सकते हैं. रशियाज रिकॉग्निशन ऑफ सेपरेटिस्ट स्टेट्स इन द डॉनबास रीजन विद डीप कंसर्न है. बट लुक एट द लैंग्वेज. इंडिया ने मॉस्को को डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं किया, तो इंडिया अभी भी बहुत बैलेंस और बहुत स्मार्टली यहाँ पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है. बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग मॉस्कोज एक्शंस ड्यूरिंग अ डिबेट एट द यूएनएससी. और इसका प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं, इसके प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं. बिकॉज एक तरफ रशिया है, रशिया हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड डिफेंस पार्टनर भी है, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप भी बोलते हैं. दूसरी तरफ नाटो है, नाटो में यूएस ग्रुप एंड यूरोप ग्रुप है. रशिया नाटो का एक्सपेंशन हो रहा था, तो रशिया फेल्ट अलार्म्ड. दैट इज वाई रशिया ने कहा यूक्रेन को नाटो में नहीं मिलना चाहिए, और इसीलिए रशिया ने ये सारे एक्शंस एंड स्टेप्स लिए. सो दैट इज वाई अगर ये क्राइसिस और डेवलप होता है, नाटो वर्सेस रशिया, यूएसए वर्सेस रशिया, तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली डिफिकल्टीज बढ़ेगी. बिकॉज इंडिया को साइड्स चूज करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट है. अभी तक इंडिया ने साइड चूज नहीं किया है. लैंग्वेज बहुत रिस्ट्रेंट है कि हमें यहाँ पे डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी को आगे रखना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रखना चाहिए. तो ये बात यूनाइटेड नेशन में टीएस त्रिमूर्ति साहब ने कहा, रिस्ट्रेंट एंड डिप्लोमेटिक डायलॉग, रिस्ट्रेंट एंड डिप्लोमेटिक डायलॉग. पीस एंड स्टेबिलिटी को चांस देना चाहिए, लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर कराना जरूरी है. पर यूएन सेक्रेटरी के जनरल है एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने स्टेटमेंट में कहा, greatly concerned by Russia's decision on the status of certain areas of Donetsk and Luhansk. इन दोनों को इंडिपेंडेंट टेरिटोरी रशिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है. डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ये दोनों एरिया ईस्टर्न यूक्रेन में हैं और यहाँ प्रो रशिया टेंडेंसी ज़्यादा है, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क. सो दिस इज द न्यूज़. लेट अस सी वेस्ट यहाँ पे कैसे रेस्पॉन्ड करता है. इसी का आगे एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनर भी है कि जैसे अभी अपन काटसा की बात करें, या फिर रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहे हैं, या फिर रशिया और चाइना का जो एक्सेस डेवलप हो रहा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इट इज़ गुड. आगे देखते हैं. तो व्लादिमीर पुतिन रिकॉग्नाइज्ड 2 ब्रेकवे रीजन्स इन ईस्टर्न यूक्रेन, ऑर्डर्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स देयर, डीपनिंग वेस्टर्न फियर्स ऑफ मेजर वॉर इन यूरोप. यूरोप में 2 वॉर हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2. तो यूरोप सबसे ज़्यादा अलार्म्ड है अभी. बिगिनिंग ऑफ एन इन्वेजन, सीवियर सैंक्शंस वुड बी अनाउंस्ड शॉर्टली. तो ये तो जर्मनी ने जो नॉर्ड स्ट्रीम है उसको भी कैंसिल कर दिया है, तो सैंक्शंस तो आएंगे. लेट अस सी. ये है आफ्स्पा. आफ्स्पा हमने कई बार पढ़ रखा है. आफ्स्पा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता है जब वो एक डिफिकल्ट जोन पे ऑपरेट करती है. बट इस पावर का जो आर्म्ड फोर्सेस है वो बोलती है, जस्टिफाई करती है, डिफिकल्ट सिचुएशन में डिफिकल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर चाहिए. बट इस पावर का मिसयूज भी होता है, सर्टेन केसेस ऐसे देखने को मिले हैं. सो दैट इज वाई ये जो आफ्स्पा है, अगर अनब्रिडल्ड पावर है, अनचेक्ड पावर है, अगर आर्म्ड फोर्सेस से मिस्टेक्स भी हो रही है, तो इसका बार बार डिमांड आता है रिव्यू करने का, आफ्स्पा का. सो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर है, नागालैंड में यहाँ पे डिमांड है. लेट अस सी. फिलहाल अभी ये कंटिन्यू रहेगा फॉर इन सम स्टेट्स. इसको आगे अपन फिर से देखते हैं इसे. आफ्स्पा, इसके बेसिक्स हैं, अभी अपन ने कुछ ही दिन पहले कंप्लीट किया था आफ्स्पा. हैव अ लुक एट नोट्स. नोट्स में फिर से पूरे शेयर करूंगा, सारे नोट्स प्रिपेयर करके. एक और बहुत अच्छा अभी प्लान कर रहे हैं नोट्स का, मैं आपको आज बताता हूँ उसका डिटेल्ड नोट्स. ओके, सो दिस इज दिस. तो ये तो हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. अब जो नेक्स्ट है वो है मिड डे मील्स विल रिज्यूम आफ्टर 100% अटेंडेंस. ये मिड डे मील्स स्कीम क्यों ज़रूरी है? मिड डे मील्स में क्या होता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनका जो दोपहर का भोजन है, दैट इज़ लंच, ये लंच स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है. इससे फ़ायदे क्या होते हैं? इससे 2 फायदे होते हैं. एक तो स्कूल में अच्छा खाना मिल रहा है तो स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ेगा, बच्चे स्कूल ज़्यादा आएंगे. सेकेंड, बच्चों में, चिल्ड्रन में हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, उनको पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है, उनको हेल्दी मील नहीं मिल रहा है. सो दैट इज़ वाई अगर स्टेट उन्हें एक टाइम का मिड डे मील जो है, दोपहर का खाना, हेल्दी और न्यूट्रिशियस और सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड कर देगा,
तो बहुत सारी जैसे हंगर रिलेटेड इश्यूज हैं, माल न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, तो ये चीज़ें करेक्ट हो सकती है. सो दैट इज़ वाई मिड डे मील स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Distributing dry ration instead as only half the students are attending school. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, कोविड-19 हुआ, स्कूल्स लॉकडाउन हो गए, तो इससे दो नुकसान हुए. पहला नुकसान तो ये हुआ कि स्कूल में लर्निंग आउटकम खत्म हो गया. लर्निंग आउटकम, होम एटमॉस्फेयर में लर्निंग आउटकम कम होता है, स्कूल एटमॉस्फेयर में लर्निंग आउटकम ज़्यादा होता है, तो जो एजुकेशन है वो सफ़र हुआ. सेकंड जो प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ, मिड डे मील स्कीम जैसी स्कीम्स थी वो भी स्टॉप हो गई. तो हेल्थ फ्रंट पे, न्यूट्रिशन फ्रंट पे भी हमें चैलेंजेस देखने को मिले. सो मिड डे मील को तुरंत स्टार्ट करने की बात है. रिस्पॉन्डिंग टू क्रिटिसिज्म ऑफ नॉट स्टार्टिंग मिड डे मील्स डिस्पाइट ओपनिंग ऑफ स्कूल्स अ वीक अगो, इसको स्टार्ट करना है. तो ये जो मिड डे मील स्कीम है ये ज़रूरी होता है. इसमें हॉट कुक्ड मील दिया जाता है बच्चों को. स्कूल्स रन बाय स्कूल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में. गुड. अब प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स ऑफ पुअर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ whom have lost their sources of livelihood due to COVID pandemic, are not in a position to provide 2 square meals to their children. This is the cause of worry. क्योंकि कोविड के कारण इकोनॉमिक हार्डशिप आई, तो वो 2 वक्त का खाना भी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे. सो इस केस में जो स्कूल है और मिड डे मील स्कीम है वो एक्ट करता है एज अ इंश्योरेंस. सो दैट इज़ वाई इस स्कीम को क्विकली रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है. अब ये जो स्कीम है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे हम बजटरी अलोकेशन भी देखते हैं कि जो चिल्ड्रन वेलफेयर स्कीम है उसमें गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए बजटरी अलोकेशन में. चिल्ड्रन पे हमारा फोकस इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज दे आर फ्यूचर. वी नीड टू प्रिपेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्रिपेयर्ड एंड राइट मेंटालिटी के साथ एजुकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल एडल्ट्स. सो दैट इज़ वाई चिल्ड्रन पे हमेशा फोकस रहता है. So prepare a note on the midday meal scheme. Prepare a list of all the schemes and programs launched in recent times for ensuring the welfare of children. Very important question. Preliminary exam में आप पिछले 5 साल में देखो, हर साल एक सवाल आया है स्कीम्स या डेटा या प्रोग्राम जिसमें चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएटेड है. सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा अभी प्रीलिम 2022 का. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द मिड डे मील स्कीम. एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में जो भी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उससे रिलेटेड 2 या 3 फैक्ट्स पॉइंट्स भी लिखिए. लिस्ट ऑफ ऑल द स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च्ड इन रीसेंट टाइम्स फॉर ensuring the welfare of children. Very very high yielding. Then this is unmanned barricades on roads cause harassment to public. तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. कई बार जैसे पुलिस यहाँ पे ऐसे बैरिकेड लगा देती है बट उसको गार्ड करने के लिए पुलिस ऑफिशियल यहाँ पे नहीं है, तो डिफ़िकल्टी होती है. एट टाइम्स यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं. देन दिस इज एडिटोरियल रशियन रिकॉग्निशन. रेगुलर कमेंट्री है इसमें. नाटो एक्सपेंशन कर रहा है, रशिया अलार्म्ड है, यूक्रेन को नाटो में जाने का इंटरेस्ट दिखाया, रशिया ने कहा ये हम होने नहीं देंगे, और रशिया ने यूक्रेन पे और यूक्रेन के जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले स्टेट्स हैं उनको रिकॉग्निशन दे दिया. तो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक वॉर टाइप सिचुएशन डेवलप होती दिखी. तो पुतिन हैज प्लेड अ मेजर मूव बाय अनाउंसिंग फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द डॉनबास रीजन एनक्लेव्स, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क इन ईस्टर्न यूक्रेन. तो इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का यहाँ पे दर्जा रिकॉग्निशन मिल गया. तो दिस इज देयर. इससे पहले मिन्स्क अकॉर्ड्स थे, ये हमने कल ही देखा था. मिन्स्क अकॉर्ड 2014-2015 में थे. इनमें ये बात था कि रशिया, यूक्रेन और यूरोप की बॉडी ये सब मिलके ये बताएंगे कि जो यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन में और जैसे एनक्लेव्स वगैरह है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले, यहाँ पे पीस, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा. बट ये जो मिन्स्क 1 है, मिन्स्क 2 है, ये कभी तो पूरी तरह इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया. स्पेशल स्टेटस डॉनबास एनक्लेव्स को मिला. सो रशिया ने इसको रिकॉग्निशन दिया इन जोन्स को और वहाँ अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भी सेंड कर दी. तो ये टेंशंस यहाँ ऐसे ब्रू हो रहे हैं. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब अभी जर्मनी और फ्रांस का भी ट्रेवल कर रहे हैं. यहाँ हम पुश करने वाले थे इंडो पैसिफिक, बट अब क्या होगा, वर्ल्ड का पूरा अटेंशन फोकस अब शिफ्ट हो जाएगा रशियन बॉर्डर में, यूक्रेन क्राइसिस में. तो इंडो पैसिफिक को जो अपन पुश कर रहे थे वो बैकसीट ले लेगा. सिमिलरली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आगे देखते हैं. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी इंडो पैसिफिक रिलेटेड पॉलिसी रिलीज की थी, बट
वो चाइना को कंटेन करने के लिए ज़रूरी भी थी। अब क्या होगा, फोकस वापस हो जाएगा रशिया पे, यूक्रेन क्राइसिस में। तो ये एक सेटबैक हो सकता है इंडो पैसिफिक की प्रायोरिटी का। मीनवाइल एक नया डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज विजिटिंग मॉस्को। दिस इज पिछले 2 डेकेड में ये पहली ऐसी विजिट है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का टू मॉस्को। तो जो चीज़ हम सोच रहे थे कि जैसे चाइना रशिया इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है और चाइना का पपेट पाकिस्तान, सो ये जो एक्सेस है ना, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। द टाइमिंग ऑफ द टेंशंस इज ऑल द मोर इनकन्वीनियंट बिकॉज अभी हम रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भी ले रहे हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काटसा लगाने की बात कर रहा था, बट बिकॉज इंडिया को स्पेशल स्टेटस मिला है, यूएस का स्पेशल फ्रेंड है, तो दैट इज वाई इंडिया को इसमें सैंक्शंस की बात थी। बट अगर रशिया के साथ अब जैसे टेंशंस इतने एस्केलेट होंगे तो रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम पे भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन काटसा लगा सकता है, तो विच इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। इंडिया के लिए ट्रबल्स बढ़ेंगे। इंडिया का स्टेटमेंट यूएनएससी में तो अभी यही था कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए। मिस्टर पुतिन के खिलाफ कोई भी क्रिटिकल कमेंट इंडिया ने अनाउंस नहीं किया है। ट्रेडिशनल जो हमारा पोजीशन रहा है प्रैग्मेटिज्म का, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। डिफिकल्ट पोजीशन पर होगी अगर रशिया और यूरोप नाटो के बीच में टेंशंस बढ़ेंगे। सो न्यू दिल्ली फाइंड्स इटसेल्फ इन ओवर द कॉन्फ्लिक्ट which appears to have now entered a new phase. So this is running commentary कि अभी रशियन रिकॉग्निशन के बाद क्या चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड ऑर्डर में। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। A class for itself, this is political। ये जो आर्टिकल है इसमें प्राइमरली लोकायुक्त और लोकपाल की बात किया है। इसमें कुछ पॉलिटिकल अंडरटोन भी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। द पॉइंट इज कि एक होता है लोकपाल और लोकायुक्त। ये जो लोकपाल और लोकायुक्त है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये काइंड ऑफ एक ऑम्बुड्समैन है, ऑम्बुड्समैन कि पब्लिक ग्रीवेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स। क्या हुआ, अगर करप्शन रिलेटेड चार्जेस हैं, जैसे मिनिस्टर्स है, इवन प्राइम मिनिस्टर है, जो भी ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स है, अगर उनका कंडक्ट अनटूवर्ड है, उनका कंडक्ट करेक्ट नहीं है, तो एक ऑम्बुड्समैन होना चाहिए, एक बॉडी होना चाहिए जो करप्शन रिलेटेड जो इन पे चार्जेस हैं या नॉट डूइंग देयर ड्यूटी ये चार्जेस हैं, उसको वो लुक आफ्टर करे। तो बहुत टाइम से हमेशा से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी बोला था कि एक सच टाइप ऑफ लोकपाल लोकायुक्त का एक स्ट्रॉन्ग बॉडी होना जरूरी है, लोकपाल लोकायुक्त। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो थी अकाउंटेबिलिटी वो एग्जीक्यूटिव्स की सेट हो रही थी, मतलब मिनिस्टर्स लोगों की। इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि लोकपाल लोकायुक्त में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। सो दैट इज वाई ये 1968 में फर्स्ट बिल लोकपाल का आया था, बट 1968 के बाद ये कभी पास हुआ ही नहीं। 68 हो गया, 2013 आ गया, हर बार बिल आता बट फॉर वन रीजन और अनादर या तो लैप्स हो जाता सेशन या बिल पास नहीं होता। इस तरीके से लोकपाल लोकायुक्त बिल कभी पास हुआ ही नहीं। और करप्शन रिलेटेड फिर जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट आया, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी हुआ 2013, आई रिमेंबर दिस। तो उस टाइम पे प्रेशर बना, गवर्नमेंट के ऊपर चार्जेस लगे और फिर बात आया कि लोकपाल लोकायुक्त को अब सीरियसली हमें कंसिडर करना है। बट उसमें भी अगेन काफ़ी डिफिकल्टी हुई, बिल पास हुआ, बहुत टाइम तक उसके चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया बिकॉज लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। फिर हाल ही में कुछ टाइम पहले लोकपाल का एक चेयरमैन भी अपॉइंट हुआ। इसके जो इंक्यूम्बेंट होते हैं वो यूजुअली चीफ जस्टिस या रिटायर्ड जज होते हैं। इसकी जो पैनल है जुडिशियल मेंबर एंड ऑल, वो उसको सेलेक्ट करता है। लोकपाल जो है वो इंक्वायरी विंग है, प्रोसिक्यूशन विंग है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करता है। प्रोसिक्यूशन जो है वो फाइंडिंग लोकपाल की स्पेशल कोर्ट के थ्रू होती है। लोकपाल का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अलिगेशंस जो हैं करप्शन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके खिलाफ कोई भी चार्जेस हैं तो वो लोकपाल इसको देखता है, लुक आफ्टर करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, स्पेशल कोर्ट्स बैठती है। आइडिया इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है इसको इंश्योर कराना। बट लोकपाल के पास पावर टू आस्क द प्रेसिडेंट टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस नहीं है। तो द पॉइंट इज, जैसे अन्ना हजारे जी भी यही बोलते थे कि अगर लोकपाल एंड लोकायुक्त आता भी है तो क्या उसको प्रॉपर टीथ दिए जाते हैं? उसका डिस्टॉर्टेड अगर डायल्यूटेड वर्जन है तो वो तो यूजलेस हो जाएगा, वो इतना अपनी ड्यूटी डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो ये जो पूरा बात है ये इसी का है। केरला में इसका एक डायल्यूटेड वर्जन चेंज करने का बात है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। हमें बस ये जानना है व्हाट इज लोकपाल
एंड व्हाट इज लोकायुक्त, दैट्स ऑल, लोकपाल एंड लोकायुक्त। और ऑम्बुड्समैन क्यों जरूरी होता है, पब्लिक लाइफ में कंडक्ट क्यों जरूरी होता है, और ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर्स, एवरीबॉडी जो यहाँ पे ये पूरे मेंबर्स दिए, इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट कराना जरूरी है। दिस इज द आइडिया। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। इसका एक अभी सेटल्ड न्यूज आएगा थोड़े ही दिनों में, एक्सप्लेनर वगैरह, इसको और फर्दर अपन डिटेल में बात करेंगे। ओके, इससे क्या होता है, डुप्लीसिटी नहीं होती और एक ही बार में अच्छे से सारी चीजें हो जाएगी। देखिए, अगर अपन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, कोई भी चीज मिस आउट नहीं होती है। अगर अपन एवरीडे मींस एवरीडे कर रहे हैं, ग्रेजुअली सारा न्यूज बड़े डिटेल में कवर हो जाएगा। वी जस्ट हैव टू लाइक बी रेगुलर, और बड़े एफिशिएंट वे में भी होता है, रेंज भी आती है और डेप्थ भी आती है, और मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। एक अकेले न्यूज़पेपर से मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। रीडिंग स्किल, आरसी ठीक होता है आपका, वो सी सेट पेपर 2 में काम आएगा। सिमिलरली कंटेंट का बहुत सारा रेंज आता है, जनरल अफेयर, करंट स्टडीज अफेयर्स प्रिपेयर होता है। सो न्यूज़पेपर एवरीडे मीन्स एवरीडे इज अ मस्ट। डिसिप्लिन आता है, सो दिस इज गुड। अ न्यू मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज ब्रूइंग ऑन द होराइजन। अब सी कनेक्टिविटी कैसे आती है, यहाँ प्राइमरली ये बात किया है, जैसे अपन ने कुछ ही दिन पहले इन्फ्लेशन पढ़ा, उस पर अपने आंसर राइटिंग भी किया। इन्फ्लेशन मेजर कैसे करें, उसका कोई इंडेक्स होना चाहिए, कि जैसे अपन ने 500 आइटम्स ले लिए, इन 500 आइटम में देखते हैं कल क्या प्राइस थी और एक महीने बाद क्या प्राइस थी। 10 से 11 रुपए हो गया इन 500 आइटम का, मतलब इन्फ्लेशन हुआ है, कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो द पॉइंट इज, इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, कि जो उसकी टेंजिबिलिटी कैसे करें, उसको मेजर कैसे करें, किन इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करें, क्या क्राइटेरिया रखें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे रेटिंग एजेंसीज भी है, रेटिंग एजेंसीज का मॉडल क्या है, पैरामीटर्स क्या है। इंडिया ने अभी ऑब्जेक्शन उठाया था ना, इंडिया का बीबीबी नेगेटिव रेटिंग एजेंसी ने दिया था। तो सो द पॉइंट इज कि इन्फ्लेशन इज देयर, बट आप इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करोगे। तो इसके लिए इंडेक्स आते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स है। इंडेक्स में जो चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को कंसिडर करेंगे। वो ग्रुप ऑफ आइटम्स क्या हो सकते हैं, गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। तो सीपीआई रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द रिटेल प्राइस, खुदरा मतलब कंज्यूमर के एंड पे, रिटेल प्राइस ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज होमोजीनस ऑफ ग्रुप्स। कंज्यूमर इनकम में क्या चेंजेस हो रहा है, वो बास्केट में क्या चेंजेस हो रहा है कमोडिटीज एंड सर्विसेज का, उस चेंज के अकॉर्डिंग सीपीआई आता है। सो दिस इज सीपीआई। और डब्ल्यूपीआई कहाँ पे आएगा, ये थोक पे आएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आएगा, प्रोड्यूसर एंड पे आएगा। तो दिस इज सीपीआई। अब सीपीआई है, इसका डेटा कलेक्ट होना प्रायोरिटी में होना चाहिए। सीपीआई के डिफरेंट सीरीज भी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर की सीरीज अलग हो गई, एग्रीकल्चर लेबरर की सीरीज अलग हो गई, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज की अलग हो गई। तो ऐसे इसके सीपीआई के ही डिफरेंट वर्जन्स है, डिफरेंट टिंकर किया है इसे। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पीरियोडिकली इस डेटा को रिलीज करता है। अब बास्केट जो है ना, कि किन किन गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड कर रहे हैं, उस पे ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है कि ये स्क्यूड है। कई बार ये जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये एक्चुअल पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो इधर एक बेटर मेथोडोलॉजी चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते हैं, हम इसका बेसिक ये देखते हैं। जैसे इन्फ्लेशन क्या है, प्राइसेस राइजिंग ओवर टाइम को इन्फ्लेशन बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरीका है, इंडेक्स है। इन्फ्लेशन होती है तो हायर पे चेक, इकोनॉमी ग्रो, हेल्प बोरोवर्स। नेगेटिव क्या है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, टू मच बैड फॉर ग्रोथ है, और लेंडर्स जो हैं वो नुकसान में रहते हैं जब इन्फ्लेशन होता है। कॉजेज होते हैं, इकोनॉमी अगर बूम कर रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। एनर्जी, जैसे अभी क्रूड ऑयल आगे देखते हैं $100 हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे आरबीआई अकोमोडेटिव हो रही है, तो इससे इन्फ्लेशन का थ्रेट है। तो ये रीजंस होते हैं इन्फ्लेशन के। तो ये जो इन्फ्लेशन है, इसको 4 ±2% पे रखना हमारा मैंडेट है। अब जैसे ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई है, तो डब्ल्यूपीआई सीपीआई क्या है, रिटेल है, खुदरा, गुड्स एंड सर्विसेज, मंथली बेसिस पे है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। 8 कैटेगरी, बेस ईयर, कैलेंडर ईयर, फाइनल स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। जनरल पब्लिक के लिए सीपीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो सीपीआई होती है। डब्ल्यूपीआई मतलब प्रोड्यूसर एंड पे है, होलसेलर एंड पे है, गुड्स है, यहाँ पे फ्यूल, पावर, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, फाइनेंशियल, दिस। सो दिस इज सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई।
इसका एक बड़े अच्छे नोट्स आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। ये मैं अभी रेगुलरली अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट करता हूँ शेयर करना। इसमें ये सारे जो इकोनॉमी वोकैबुलरी है वन बाय वन हम कवर पूरा कर लेंगे। तो जैसे ये WPI एंड CPI है, ये नोट भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। तो जैसे देखिए ये क्या है, हाउ मेनी आइटम्स कवर्ड। तो जैसे ये गुड्स एंड सर्विसेज है ना, आपको बताना है चेंज हुआ, तो हम इनके अकॉर्डिंग बताएंगे कि चेंज हुआ इन सारे आइटम्स में। इन आइटम्स को कंसिडर कैसे करेंगे, इस बात पे अब बहुत बड़ा सवाल उठता है। अ न्यू मेजर ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी है, नया तरीका चाहिए ताकि इन्फ्लेशन हम बेटर वे में गेज कर पाए, मेजर कर पाए। इज ब्रूइंग ऑन द होराइजन, सो दिस इज गुड। ये बात है, बाइडेन इज रिस्किंग हिज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, कुछ ही दिन पहले इंडो पैसिफिक पे इन्होंने एक पेपर निकाला था, व्हाइट हाउस ने लॉन्ग डिलेड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट निकाला था। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड कि इंडो पैसिफिक फोकस होगा। देन रशिया का ये जो क्राइसिस है यूक्रेन, ये अनफोल्ड होने लग गया। तो अब सारा फोकस कहाँ जा रहा है, रशिया पे जा रहा है। तो जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है, जो ऑथर किया था, कॉन्सेप्ट ऑथर किया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने। इस पे कुछ ही दिन पहले आंसर राइटिंग भी किया है हमने। इंडो पैसिफिक में हम बहुत सेलेक्टिवली कंटेंट पिक कर रहे हैं, ये बड़ा हेल्प करने वाला है आपको। जस्ट बी रेगुलर और आंसर राइटिंग में भी पार्टिसिपेट करिए, चीजें लिंक होंगी आपस में। ओके, सो ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है, प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने कॉइन किया था। अब यहाँ पर बात है, इसका फोकस लूज नहीं होना चाहिए। यूक्रेन क्राइसिस अगर बढ़ेगा, रशिया चाइना का एक्सेस होगा, तो इंडो पैसिफिक में जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है और डेमोक्रेटिकली लाइक माइंडेड कंट्रीज का जो आगे हम प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो दिस वी नीड टू बी केयरफुल। हेल्थ है, क्लाइमेट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जॉइंट टेक्नोलॉजी है, कोऑपरेशन है, कॉमन टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाना है। प्लस चाइना जो है, उसका जो मिस एडवेंचर है, उसको भी कंटेन करना एट टाइम्स प्रायोरिटी होता है। सो दिस इज दैट चाइना सीक्स टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर। शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है मिलिट्री माइट, बट बुलिंग इज रॉन्ग। और जिस तरीके से कोएर्सिव टैक्टिक्स जो अपनाता है, वो रॉन्ग है। इंडिया का कंटिन्यूड राइज होगा, अग्रेशन को कंट्रोल भी करना है। चाइना का जो थ्रेट है वो बॉर्डर पे बना हुआ है। तो द पॉइंट इज कि लेट अस सी अब यहाँ पे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आगे कैसे बढ़ती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्क नहीं करना चाहिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, बिकॉज नेक्स्ट बिग थिंग इज नॉट यूरोप, नेक्स्ट बिग थिंग इज इंडो पैसिफिक। रेगुलेशन नॉट प्रोहिबिशन, ये बात है। ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, यहाँ पे ये बात आती है कि जो अल्गोरिदम है वो बायस्ड भी होती है। ये काइंड ऑफ बेटिंग वगैरह भी हो रहा है, एडिक्शन है, इरेगुलरिटीज है। केरला में, कर्नाटका में यहाँ पे ऐसे बैन करने की भी बात थी। रेगुलेशन ज़्यादा ज़रूरी होगा बजाय प्रोहिबिशन ऑनलाइन स्किल गेमिंग। बिकॉज यू नो, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, इवन जो डिजिटल करेंसी है ना, हम ज़्यादा टाइम तक स्टॉप नहीं कर पाएंगे। ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइजेशन is future, web3 is future, decentralized way। तो द पॉइंट इज कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी खुद को इवॉल्व करें, बिकॉज फ्यूचर इज डेमोक्रेटिक। एजुकेशन में भी आज की डेट में यही हो रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने डेमोक्रेटाइज किया है हर चीज़ को, एवरीबडी उसको एक्सेस मिला है। तो इवन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी है ना, US यूरोप, बड़ी बड़ी, इवन इंडिया की भी एजुकेशन जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो गया है। एवरीबडी, यूट्यूब इज विद एवरीबडी, इंटरनेट सबको अवेलेबल है। आप वर्ल्ड के बेस्ट माइंड से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एजुकेशन आज की डेट में बहुत आसान हो गया है। सो दिस इज दैट। तो लेट अस सी, तो दो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको भी अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा। जैसे RBI डिजिटल करेंसी की बात कर रही है। देन दिस इज इलेक्शन। मोस्ट कंट्रीज लुकिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। यूक्रेन क्राइसिस में हमने फिर से स्टेटमेंट रीट्रेट किया है हमारा कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। एयर इंडिया की फ्लाइट है। अब सी, अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ, हमको यहाँ पे वीट और जो फूड आइटम्स है वो सेंड करने हैं। तो ये हम पैक करके उनको सेंड कर रहे हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स जो तालिबान का हुआ, आफ्टर दैट ह्यूमैनिटेरियन एड। FCI यहाँ पे भेज रहा है सामान, डबल बैग्ड है, ताकि इतनी जर्नी को, अटारी टू जलालाबाद की जो जर्नी है, इसको वो सरवाइव कर पाए। तो दिस इज देयर। तो फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला साहब हैं, अफगानिस्तान एम्बेसडर, फ्लैगिंग ऑफ द ट्रक्स। सो दिस इज देयर। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन पैनल को 2 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है।
असेंबली पोल्स की न्यूज़ है, सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज अवॉइड करें, दिस इज देयर। स्कीम फॉर कोविड-19 ऑर्फन्स एक्सटेंडेड, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ है। देन चाइल्ड वेलफेयर स्कीम सॉ हाइक ऑफ 390%। नाउ सी, मैं क्यों बोलता हूँ करंट अफेयर्स ना एंडलेस है, ओपन ओशियन है। हमें वो एरिया पिक करना चाहिए जो फोकस में है। फोकस किसके है? गवर्नमेंट में। एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, सो यू शुड बी नोइंग कि गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे हाइक हुआ है 390% का चाइल्ड वेलफेयर स्कीम का। और हमारा क्वेश्चन क्या है आज का? दिस मिड डे मील स्कीम एंड जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। सो वी आर प्रिपेयरिंग, बड़े रेलेवेंट तरीके से कर रहे हैं इसको। आप पार्टिसिपेट करो, ये बड़ा बेनिफिट देगा आपको। तो जैसे 390% का हाइक हुआ है, बजटरी अलोकेशन हुआ, सवाल अब इधर से ही आएंगे। जैसे ये मिशन वात्सल्य क्या होता है, अब इस पे क्वेश्चन आ गया। मिशन वात्सल्य जो है अम्ब्रेला स्कीम है फॉर चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। अलोकेशन सी 300 करोड़ से 1472 करोड़ हो गया है, इससे सवाल बनेगा। फिर अभी सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण 2.0 है, अम्ब्रेला स्कीम फॉर न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट एंड चिल्ड्रन। देन इसके बाद बजट में HAQ सेंटर्स बनाने की बात है, CRY, क्राई इज एन NGO। देन इसके बाद HAQ एनालिसिस एंड ऑल है। सो द आइडिया इज डू दिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें कंसोलिडेट कर लो। मिशन वात्सल्य हुआ, या फिर दिस पोषण 2.0, सक्षम आंगनवाड़ी, और कौन से प्रोग्राम्स हैं विद दिस वेलफेयर स्कीम। सो डू दिस क्वेश्चन। Then women in rural areas could boost India's growth. This is very essential. Again, economy में भी decentralization is required. Russia faces sanctions after Putin move. Germany ने suspend कर दिया Nord Stream 2 gas pipeline. Recognition mean for Ukraine crisis. अभी इसमें speculation है, बस जोन्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि इससे बेस्ड एक मैच द फॉलोइंग ऐसा कुछ मैपिंग का क्वेश्चन आ सकता है। डॉनबास, लुहांस्क एंड दिस डोनेट्स्क रीजन। Eastern Ukraine. China walks tightrope on Ukraine crisis. Early return of medical students. Inflation record high है श्रीलंका में. क्रूड ऑयल poses की रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। जैसे अभी $100 का क्रॉस हो रहा है ना, ऑयल नियर 100, तो अभी देखना पेट्रोल डीजल बड़े महंगे होने वाले हैं। ऑयल नियर्स $100 रिटेल प्राइस फॉर फ्यूल्स में राइज, तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैम्पर होगी बिकॉज क्रूड ऑयल का हम इंपोर्ट करते हैं। सेफगार्डिंग ट्रेड यहाँ पे ज़रूरी होगा। लेट अस सी, अभी यहाँ गवर्नमेंट के हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। रशियन क्राइसिस कैसे डेवलप होता है उस पर डिपेंडेंट होगा। व्हाट वी कुड डू इज let us prepare a note on coal and crude oil reserves of India. This is very safe question, very reliable question and very high yielding question. इंडिया में कोल रिजर्व्स के बारे में बताइए, गोंडवाना कोल्ड कहाँ पर है, इस टाइप से। एंड क्रूड ऑयल रिजर्व्स भी बताइए, यहाँ पे बॉम्बे हाई दिस, अभी कुछ ही दिन पहले बाड़मेर में भी कुछ मिला था, नॉर्थ ईस्ट में है कोल एंड क्रूड ऑयल रिजर्व्स। और इसमें एक अच्छा सा इंडिया का मैप भी बना दीजिए, प्रीलिम में इससे सवाल आते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था शेल गैस रिजर्व्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, KG-D6 बेसिन। बाड़मेर जो है राजस्थान में जो न्यू डिस्कवरी हो रही है, ये फेवरेट एरिया है। एक बार बॉम्बे हाई पूछा है, तो जस्ट कंसोलिडेट कोल एंड ऑयल रिजर्व्स। RBI फ्लैग्स अनऑथोराइज्ड वॉलेट रिस्क, सीएट विस्तारा। एंड दिस इज स्मार्टफोन यूजर्स। स्पोर्ट्स का न्यूज है एंड एग्जामिनिंग द रशिया चाइना एक्सेस। अब इसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। रशिया और चाइना का जो प्रॉक्सिमिटी है फ्रेंडशिप का, उसका एक ही रीजन है, कॉमन रीजन है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए, यूएसए ने ट्रेड वॉर चाइना पे सैंक्शंस लगाए, तो कॉमन एनिमी है, तो दे बोथ आर बिकमिंग क्लोज फ्रेंड्स, रशिया एंड चाइना। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये देखने की बात है। चाइना डेफिनेटली इकोनॉमी में तो यूएसए को चैलेंज करने वाला है। रशिया के पास मिलिट्री माइट है, तो इधर मिलिट्री माइट भी हो गई और इकोनॉमी भी हो गई, और इधर यूएसए हो गया। और यूएसए की जो पॉलिसीज पिछले कुछ टाइम पे रही है वो विड्रॉवल पॉलिसी ज्यादा रही है, यूएसए ऑन डिक्लाइन है। सो ये जो एक एक्सिस बनेगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये देखने वाली बात है। What will be the relationship between Russia and China vis-a-vis development in Ukraine? How has their alliance grown over the past year? So this is there. अब इसमें ना एक और है, ऐसा भी नहीं है कि रशिया एंड चाइना की बहुत क्लोज फ्रेंडशिप होने वाली है, बिकॉज चाइना का नेचर हमें पता है, और रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर बन के चाइना के साथ डील नहीं करना चाहेगा। अभी रशिया को जरूरी है क्योंकि रशिया के पास रिजर्व्स हैं नेचुरल ऑयल के, नेचुरल गैस के, जैसे अभी नॉर्ड स्ट्रीम भी कैंसिल हो गया। तो रशिया के पास नेचुरल रिजर्व्स हैं, चाइना के पास पैसे हैं,
तो ये अभी जो फ्रेंडशिप है ऑफ नीड्स ज़्यादा है, नेचुरल अलाइज नहीं है, फ्रेंडशिप ऑफ नीड्स। जो बॉर्डर टेंशन है वो रशिया और चाइना के पास भी है, बट फॉर नाउ बिकॉज ऑफ दिस यूएस सैंक्शंस एंड ऑल ये प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है रशिया एंड चाइना की। तो रशिया री इमर्जेंस चाह रहा है, रिसरेक्शन चाह रहा है, जो पुरानी ग्लोरी है। चाइना भी अगेन पुरानी ग्लोरी का वापस राइज चाह रहा है। तो इन दोनों में भी क्लैशेस होंगे, फंडामेंटल्स टकराएंगे, बट फॉर नाउ अभी इनकी प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी। इससे हमारे लिए क्या चैलेंजेस होंगे ये देखने वाली बात है। पहला चैलेंज तो बॉर्डर इशू चाइना के साथ है। रशिया के पे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स पे डिपेंडेंट है, चाइना का पपेट पाकिस्तान है। तो ये जो पूरा इक्वेशन बन रहा है ना जियो पॉलिटिकल, ये अपने लिए थोड़ा एक डिफिकल्ट स्पॉट हो सकता है। तो बीजिंग जो है वो भी रशिया को जैसे डिफेंड भी कर रहा था। कल ही स्टेटमेंट आया था कि नाटो के अननेसेसरी एक्सपेंशन से रशिया कॉर्नर्ड फील कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो बेस्ट इन देयर एंटायर हिस्ट्री है अभी दोनों के रिलेशन। व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग 38 टाइम्स मिले हैं इन पर्सन एंड वर्चुअली सिंस 2013। और स्ट्रैटेजिक आइडियोलॉजिकल कमर्शियल इम्पल्सेस भी इन्होंने बताए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ट्रेड बढ़ रहा है। अब ये जो हैं दोनों का कॉमन दिस यूएस सैंक्शंस हैं, तो दोनों को कंफर्ट मिलता है एक दूसरे की फ्रेंडशिप में। जॉइंट स्ट्रैटेजिक एयर पेट्रोल ईस्ट चाइना सी में भी किया। अब एक नया डेवलपमेंट हुआ ऑकस एंड क्वाड। ये जो डेवलपमेंट था वो भी रशिया और चाइना को क्लोजनेस में पास लाया है, ऑकस एंड क्वाड। सो द पॉइंट इज जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली रशिया और चाइना को ट्रीट कर रहा है वर्ल्ड, तो इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है। बाकी ट्रेड अगर देखें तो ट्रेड में बेसिकली ये है एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा सप्लाई करता है रशिया चाइना को उसकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। दिस इज प्राइमरी थिंग। देन इंडो पैसिफिक, बाकी S-400 मिसाइल सिस्टम चाइना को भी रशिया ने ही डिप्लॉय किया है। तो रशिया का डिफेंस और चाइना का मनी, ये एक एक्सेस बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेस बनता जा रहा है। तो रशिया अनईजी रहेगा, जूनियर पार्टनर बन के नहीं रहना चाहेगा। लेट अस सी आगे यहाँ पे क्या होता है। रिलेशनशिप बिटवीन LIC एंड IDBI बैंक। IDBI बैंक की हेल्थ डिटीरियोरेट हुई थी, LIC ने अपना पैसा यहाँ पे लगाया IDBI बैंक में। IDBI बैंक अब थोड़ा और बेटर करने लग गया है, लेट अस सी। तो LIC में जो है 2018 RBI ने अप्रूवल दिया था LIC को एडिशनल इक्विटी शेयर्स IDBI बैंक में खरीदने का, ताकि उसमें थोड़ा मनी पंप करे, कैपिटल इन्फ्यूजन हो और वो स्टेबल करे। IDBI बैंक अब क्लासिफाइड एसोसिएटेड कंपनी बन गया। स्टेक्स गवर्नमेंट के LIC के इतना है, हेल्थ अब बेटर हो रहा है। लेट अस सी आगे क्या होता है। अब यहाँ एक जो चीज़ है जो अभी हमें देखना है, नेक्स्ट 1 वीक में हम अच्छे से देखेंगे, वो है LIC का IPO। LIC का IPO ये बहुत बड़ी न्यूज़ होने वाली है। LIC का IPO, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग, LIC एंड IDBI। ये मेटा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर कंप्यूटर। फेसबुक के पास इतना डेटा है यूजर्स का, और इस डेटा क्रंचिंग के लिए अभी सुपर कंप्यूटर्स भी आ गए हैं। कॉम्प्यूटेशनल जो प्रोवेस है वो मल्टीफोल्ड राइज हुई है। तो मेटा जो है वर्चुअल रियलिटी वगैरह जो नया अभी रीब्रांडिंग हुआ है, इसने एक अभी नया सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं जो मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ दिस कैलकुलेशन कॉम्प्यूटेशन वगैरह करेगा। और इसकी तरीके से अभी तो फेसबुक एंड ऑल क्या करते हैं, ये अपना डेटा लेते हैं, उसकी क्रंचिंग से अपना बिहेवियरल पैटर्न बताते हैं। आपको एक पर्टिकुलर चीज़ सर्च करो, आपको हर प्लेटफॉर्म पे वही चीज़ दिखने लग जाएगी, बिकॉज दे आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन यू। अब ये सुपर कंप्यूटर से क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे आपके फ्यूचर में जो आप डिसीजंस लेने वाले हो बेस्ड ऑन योर हैबिट्स पैरामीटर्स, वो भी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएगी। तो ये एक थ्रेट हो सकता है। मेटा अनाउंस हुआ है AI रिसर्च सुपर क्लस्टर, क्लस्टर बेस्ड है ये AI रिसर्च सुपर क्लस्टर। तो ये सुपर कंप्यूटर है, ये बहुत ज़्यादा टास्क कर सकता है, कंप्यूटेशनल प्रोवेस है, लैंग्वेज, दिस पोटेंशियली हार्मफुल कंटेंट वगैरह। तो ये चीज़ है, लैंग्वेज वगैरह बहुत इजीली कर पाएगा, कंटेंट को मॉनिटर कर पाएगा, इमेजेस वीडियोस रियल टाइम पे, जो AR जो आएगा डेटा, मशीन लर्निंग, डेटा सेंटर, ये पूरा यहाँ पे आर्गुमेंट है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, रेगुलर चीज़ें हैं कि कंप्यूटेशनल प्रोवेस बढ़ेगी और बहुत सारे डेटा का यहाँ पे क्रंचिंग होगा और बहुत सारी चीज़ें ये आपकी डिक्टेट करने लग जाएगा। अब इसका नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव भी है। जैसे स्पीच रिकॉग्निशन हुआ, जो मेलिशियस कंटेंट है उसको हटाना, इससे पॉजिटिव आउटकम्स भी होंगे, इंटरलिंकिंग बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम हमें साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा की पॉलिसी, प्राइवेसी इज़ वन थिंग, इन सब चीज़ों पे भी वर्क करना चाहिए।
तो दिस इज देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर क्लस्टर, रिसर्च सुपर क्लस्टर। तो दिस इज देयर। अब नो योर इंग्लिश है, यहाँ पर लिखा है ड्रेस अप और ड्रेस्ड। नॉर्मली हम तैयार हो रहे हैं तो उसको ड्रेस्ड बोलते हैं। ड्रेसअप मतलब एक बहुत फॉर्मल ओकेशन के लिए कर रहे हैं। ड्रेस हिम अप फॉर द पार्ट ऑफ अर्जुना, प्ले हो रहा है वहां पे। लेट्स प्ले ग्रोन अप्स, लेट्स ड्रेस अप इन देयर क्लोथ्स। तो ड्रेसअप मतलब स्पेसिफिकली बड़ा फॉर्मल सा चीज है, ड्रेस्ड मतलब नॉर्मली अपन तैयार हो रहे हैं। देन ड्रेसी मतलब एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ एलेबोरेट फैंसी क्लोथिंग्स पहन रहा है तो वो हो गया ड्रेसी, शोई। टू ड्रेस डाउन का मतलब होता है डांटना। टू ड्रेस डाउन मीन्स टू रिब्यूक, टू स्कोल्ड, ड्रेस डाउन। ओके, देन इसके बाद इंटरेस्टेड है मतलब आप वो काम करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग है मतलब वो सब्जेक्ट टॉपिक आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग। ओके, पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दिस इज चेस्ट, तो मतलब बहुत ही प्योर फॉर्म में जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो गुड इंग्लिश सूनर और लेटर। डॉक्टर राधा कृष्णन स्पोक एक्सेलेंट इंग्लिश। तो जब अपन चेस्ट स्पीच है मतलब दैट इज वेरी प्योरेस्ट फॉर्म का है। गांधी जी रोट अ चेस्ट स्टाइल। ओके, सो ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये डेली क्विज है। डेली क्विज में आज जो क्विज है दिस इज मेडिकल कंडीशन, एलिमेंट्स और क्योर्स पे है, क्योर पे है। ओके, सो ये आज का द हिंदू है और ये दोनों आज के सवाल है। आंसर राइट समथिंग एवरी डे, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.